इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा मैट्रिक बिहार बोर्ड से 2013 में हुआ है और ग्रेजुएशन सर 2018 में आरकेडी कॉलेज पटना मगध यूनिवर्सिटी से, और मेरा ऑनर्स था इकोनॉमिक्स और ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स पे। 18 में आपने ग्रेजुएशन किया? जी सर। उसके बाद से अब तक क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से अब तक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे सिविल हैं। सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जी क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? सर 2 बार मेंस दिए लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुआ, ओके, पहली बार हुआ। इकोनॉमिक्स से आपका ग्रेजुएशन रहा, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो हमें बताएं इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में बताएं। हेलो सर वस्तुओं में लगातार बढ़ती, वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि को इन्फ्लेशन बोलते हैं। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को इन्फ्लेशन बोलते जी सर। हैं, राइट। और डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन सर वस्तुओं का मूल्य घट जाता है और उसकी पूर्ति कम हो जाती है मार्केट में, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। वस्तुओं का मूल्य घट जाना डिफ्लेशन है। तो ये मूल्य घटता किसके सापेक्ष है? सर मांग के सापेक्ष। मार्केट में वस्तु अगर का मांग, मूल्य, वस्तु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य दो चीज़ें हैं, जो कि वस्तुओं का मूल्य हम किस चीज़ में मापते हैं? करेंसी में मापते हैं। मुद्रा में सर। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य मुद्रा के सापेक्ष घटना या बढ़ना हो रहा है ना? जी सर। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है। चलिए ठीक है, एक स्टैगफ्लेशन शब्द यूज होता है इस संदर्भ में। जी सर। स्टैगफ्लेशन क्या है? सर मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी उसमें होता है, उसको मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी होता है, जी सर। स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जी सर। तो मंदी क्या है मुझे बताएं प्लीज। मंदी सर लगातार किसी भी अर्थव्यवस्था में दो तिमाही तक अगर उसका वृद्धि दर नकारात्मक रहता है उसको मंदी बोलते हैं। वृद्धि दर नकारात्मक हो तो ये मंदी है। जी सर। ओके, क्या इसका लक्षण दिखेगा अर्थव्यवस्था में? ये तो हम एक टर्म में इसको मंदी बोल दिए, बाद अर्थव्यवस्था में इसका क्या लक्षण, सिम्टम्स दिखेंगे मंदी का? सर डिमांड कम हो जाता है, डिमांड लोगों कम की हो जाता है। परचेजिंग पावर घट जाती है। हाँ, बढ़िया। डिमांड घट जाता है, परचेजिंग पावर घट जाना ही मंदी है। तो मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, जी सर। बाय द वे, क्या तरीका हो सकता है मंदी से निपटने का? सर आरबीआई के द्वारा तरीका अपनाया जाता है। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है। आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। मनी जी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ाने से सर अर्थव्यवस्था में सभी के पास मुद्रा की उपलब्धता बढ़ेगी। ओके। और उससे लोग जाकर बाजार में फिर उसको मांग करेंगे और मांग बढ़ेगी तो सर फिर मांग बढ़ेगी तो फिर सर वस्तुओं का मूल्य जो घटा हुआ था बढ़ तो जाएगा। फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे मंदी खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा सर, बैलेंस हो सकता है। ओके। तो आरबीआई जो कार्य करता है इसका कुछ नाम है ना? आपने कहा कि हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, जी इसका क्या कुछ टेक्निकल होता है ना इकोनॉमिक्स में? मॉनेटरी पॉलिसी। जी मॉनेटरी पॉलिसी सर। थैंक यू सर। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इन्फ्लेशनरी गैप का नाम सुने हैं? इन्फ्लेशनरी गैप? सॉरी सर, नहीं सुने। चलिए, डिवैल्यूएशन जानते हैं? जी सर। डिवैल्यूएशन क्या है? सर किसी भी देश के द्वारा जानबूझकर अपनी आर्थिक नीतियों के तहत मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में। ओके। उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन सर जीडीपी में चाहे किसी भी वस्तु में सर घिसावट को, मुद्रा के किसी भी देश की करेंसी के मूल्य में अगर स्वतः उतार चढ़ाव आता है या घट जाता है, आपने कहा जानबूझ के घटा दिया जाता है तो डिवैल्यूएशन है, बट सिनेरियो के कारण ये घट जाता है तो इसको क्या कहेंगे? जैसे भारतीय रुपया गिर रहा है, जी सर, क्या इसको किस टर्म के रूप में इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? इसको सर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। मूल्यह्रास है ना, ये मूल्यह्रास, करेंसी में मूल्यह्रास है। जी सर। तो स्वतः ये गिरेगा तो ये ही डिप्रेशन मूल्यह्रास कहेंगे, है ना? जब इसको जानबूझ के कर दिया जाएगा तो इसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। क्या पर्पस होता है डिवैल्यूएशन का? सर किसी भी देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन का क्या पर्पस होता है? सर किसी भी देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन का पर्पस होता है निर्यात को बढ़ाना। कैसे निर्यात बढ़ जाएगा सर डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन करने से उस मुद्रा का मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम हो जाएगा, तो अन्य देशों में जो इस देश मुद्रा के का मांग कम हो जाएगा।
मुद्रा का मूल्य सर, सॉरी ओके, मूल्य, ओके। मूल्य कम हो जाएगा या अदर देश में इस मुद्रा का जो इस देश के वस्तु और सेवा का मूल्य होगा वो कम हो जाएगा, तो मांग बढ़ जाएगा अदर कंट्री में, तो उससे निर्यात बढ़ जाता है। अच्छा, चलिए आप हमें ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैश्विक संदर्भों से कम प्रभावित हुआ है। जैसे वैश्विक लेवल पे देखेंगे तो कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था मंदी का प्रभाव देखा जा रहा है या ग्लोबल रिसेशन का दौर है, ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, बट भारत का अर्थव्यवस्था मोर और लेस इस फेज में कॉम्पिटिटिवली बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या रीज़न है इसका? इसके सर विभिन्न रीज़न हो सकते हैं। एक तो सर यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी उभर रहा है भारत, तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका विकास बढ़ते जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग नहीं सर रिकॉल कर। अच्छा, चलिए। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू की गई? सर 24 अप्रैल 1993। उससे पहले क्या पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी? सर संवैधानिक रूप दिया गया है 24 अप्रैल। बताइए लागू कब किया गया भारत में? लागू भी सर 24 अप्रैल 1993 को सर लागू ही किया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 93 को लागू किया गया। जी सर। यानी उसके पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम था सर, और उसी में बढ़ा के एक सामुदायिक एक्सटेंशन योजना भी लाया गया। पंचायतों का तो उद्घाटन 1959 में ही कर दिया गया था, राजस्थान नागौर जिला। सॉरी सर, थैंक यू है ना। कॉल उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और फिर उस रूप में ये लागू हुआ इसमें। अच्छा, हमें ये बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कई सारी कमेटी गठित किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी और तमाम कमेटी थे। कौन कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी? अशोक मेहता कमेटी सर। अशोक मेहता कमेटी। जी, ओके, चलिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है खास करके बिहार में, वो क्या है फिलहाल, कुछ आइडिया है? जी सर, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के तहत बिहार में 50% महिलाओं का। हाँ, वो तो रिजर्वेशन है। मैंने कहा हिस्सेदारी क्या है? कितनी महिलाएं अभी पंचायतों में पदों पे कार्यरत है, कितना प्रतिशत? सॉरी सर, एग्जैक्ट 50% तो आरक्षण ही है, तो ऑब्वियस है कि 50% से ज़्यादा होगा। कोई अनुमान, कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं सर। ओके सर। तो आपका बेसिक एजुकेशन ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी को क्यों ऑप्ट किए? सर जिस कॉलेज में थे हम, उस कॉलेज वो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। मगध यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कब हुआ था? सर 1962 में। 1962 में। 77। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में? सॉरी सर, एग्जैक्ट। मगध के बारे में बताइए, क्या है मगध का इतिहास? मगध सर, मगध का इतिहास शुरू से ही रहा है। शुरू से कब से? सर पहली शताब्दी से ही, उससे पहले क्या है से। इसके बारे में बताइए, कौन फाउंडेशन दिए हैं, कैसे क्या इसका? वैसे ज़्यादातर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसमें नाम आता है। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा इसको विस्तार करने में। स्थापित वही किए थे? नहीं, स्थापित वो नहीं पहले थे। स्थापित नहीं पता है सर। साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य सर किसी आज साम्राज्य है कि नहीं? नहीं सर, वो देश का रूप ले चुका। साम्राज्य और देश में क्या अंतर है? साम्राज्य में सर किसी अन्य देश पे भी एक देश का शासन होता था, जैसे कॉलोनी वगैरह थी साम्राज्य। आज वर्तमान में सर देश केवल एक अपना संप्रभु देश है, वो किसी देश पे कानून वगैरह नहीं चला सकता। देश और राष्ट्र में क्या फर्क होता है? देश सर किसी भी एक भौगोलिक सीमा को निर्देशित करता है, उसको देश बोलते हैं। राष्ट्र? और राष्ट्र सर, सॉरी सर, इसके बाद साइप्रस का नाम सुने? जी सर। क्या राष्ट्र है वो?
जी सर। फिजी का नाम सुने हैं? जी सर। राष्ट्र है? सॉरी सर, पता नहीं। इंडिया राष्ट्र है? जी सर। चलिए इसके बारे में हम बताएंगे क्या है राष्ट्र। चलिए आगे पूछिए मैडम। मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में कुछ बताइए। मेरी गांव मेरा धरोहर का मतलब सर, मैम जो भी मेरे गांव में उत्पादन हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसका हम बढ़ावा करने के लिए मेरा गांव मेरा धरोहर, चाहे कोई भी आर्ट वगैरह है, वह आर्ट है तो उसको हम लेके किसका बढ़ावा पहल है ये? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार। ये बताइए आपकी केंद्र सरकार ने अभी जो 15वां वित्त आयोग है, जी सर। हाँ सर। कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के करों से ये राज्यों को मिलता है 15वां वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से? सर 41%। इसके पहले कितना था? इसके पहले सर 42% था। 1% कहाँ गया? 1% सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने की वजह से उसमें 1%। उसमें 1% शिफ्ट कर दिया गया। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। और इसका डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया पता है आपको? सॉरी सर। 15वां वित्त आयोग ने जो केंद्रीय करों से राज्यों की हिस्सेदारी का जो फॉर्मूला तय क्या किया, क्राइटेरिया रखा है? डिवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द डिवोल्यूशन सर क्राइटेरिया? जनसंख्या। सिर्फ 6 क्राइटेरिया, 6 एक ही क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है। सर मुझे एक ही अच्छा, आपको एक याद आ रहा है, 6 क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरिया। एक तो जनसंख्या है और सर भौगोलिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम। जान रहे हैं, कैसे ही बोल रहे हैं आप? सर गेस कर रहे हैं। नो, गेस आर नॉट अलाउड। सॉरी सर। अच्छा, कल ही एक न्यूज़ में आया था, प्राइम मिनिस्टर एक भाषण में स्पीच में दे रहे थे कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जी सर। 1927-28 तक बता रहे हैं। तो क्या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के प्रयास से हो रहा है कि ये पहले भी रिपोर्ट आई है? आप कैसे देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट को? सर भारत का जो विकास दर है अभी हाल फिलहाल का डाटा है सर IMF का, उसमें दिखाया गया है कि भारत का विकास रेट 6.1% से सबसे ज़्यादा है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो वो सर चली आ रही है। हाल फिलहाल में अभी उभर कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर भारत के तहत तो इसका विकास पीक पे पहुंच रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, वैसे वैसे सर थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। ये आपका कहना है कि कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, यानी हमारी वृद्धि दर या जो है वो तेज़ हो रही है, ग्रोथ रेट, इसलिए हो रहा है ना? जी सर। ठीक है। ग्रोथ रेट के साथ साथ आर्थिक विकास भी हुआ। क्या हॉबी है आपका? सर क्रिकेट खेलना और देखना। खेलते भी और देखते भी हैं? जी सर। ओके, तो आप हमें बताएं कि वर्ल्ड कप भारत में कितने स्थानों पे होने वाला है? ICC 2023 हाँ 23 जो वर्ल्ड कप है, भारत में कितने स्थानों पे खेला जाएगा? एग्जैक्ट तो पता नहीं, सॉरी सर। ओके, कितने कंट्री क्रिकेट खेलते हैं? सर अभी तक तो जो जितने टेस्ट खेलते हैं ICC के जो भी मेंबर होते हैं, 23 में जो वर्ल्ड कप 12 में हैं। कितने पार्टिसिपेट करेंगे, कितने कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे? सर 10 कंट्री पार्टिसिपेट। 10? आर यू श्योर? नो सर। एक बड़ा देश जो कि जिसका बड़ा धाक था वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जी सर। कौन सा देश? वेस्ट इंडीज सर। क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ के टीम को ऐसा, जो कि 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीता, फर्स्ट और सेकंड, और अभी वो क्वालिफाई नहीं कर रहा? वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को क्या हुआ है? सर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ज़्यादातर T20 पे ही फोकस कर रहा है। उसके जितने भी प्लेयर है T20 में अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है 50-50 वर्ल्ड कप और टेस्ट में, तो हो सकता है आगे चल के फिर। और कुछ? एक
आपने जो है ग्रेजुएशन सॉरी इंटर आपने मैं देख रहा हूँ कि मैट्रिक में आपका 72% था। जी सर। इंटरमीडिएट में आपका 70 है, ग्रेजुएशन में आकर के आप 58 हो गए। जी सर। का मतलब क्या ये डिक्रीज हो गया, कुछ विशेष कारण रहा या फिर मन नहीं लगा पड़ा? नहीं सर, मन लगा था। तो फिर आपका परसेंटेज यही दिखा रहा है। सर लिख के भी तो आए थे, जो भी था वो किए थे अपने से। ओके, पूरा यानी कोशिश आपको किए नहीं थे। पता नंबर कम कैसे हुआ। जी आपका सर। परफॉर्मेंस, आपका प्रयास जी सर, प्रयास बेहतर रहा। अच्छा, एक चीज़ और, आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया, जी सर। तो फिर साइंस ही आपको ग्रेजुएशन में आगे बढ़ना चाहिए था। आप अच्छा स्कोप था, फिर आप इकोनॉमिक्स लेने के लिए सोचे, कोई खास वजह? नहीं सर, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए इकोनॉमिक्स चूज किए थे। आपको लगा बेटर ऑफ जी सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट। बेहतर सर। ओके, चलिए सर ठीक है। सीएजी का नाम सुना है? जी हाँ, सर। पूछिए। अभी प्रेजेंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू। किस आर्टिकल के अंदर सीएजी आता है? उसका फंक्शन किस आर्टिकल के अंदर आता सर 148 से 151 के बीच में है, और फंक्शन सर 149 के अंतर्गत आता वेरी गुड। है? 151 क्या है? 151 में सर राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ है। रिपोर्ट्स। सॉरी, थैंक यू सर। ठीक है। ऑडिट और अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सर ऑडिट किसी भी खाते के व्यय को देखा जाता है और उसमें पारदर्शिता, और अगर कोई लीकेज है तो उसको दूर किया जाता है। और अकाउंट में सर इन सब का विवरण होता है। इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉरी सर, रिकॉल। कुछ ये अकाउंट्स पढ़े हैं? सॉरी सर, अकाउंट। थोड़ा देखिएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, हाँ ठीक है, जा सकते हैं। हाँ जाए। थैंक यू सर। 15-20 मिनट। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। यस। किस पर्पस से आए हैं? ऑडिटर इंटरव्यू लिया है सर। ऑडिटर इंटरव्यू के लिए। ऑडिटर इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है आप में कि आपको हम ऑडिटर के लिए सिलेक्ट कर लें? इसमें सर योग्यता से जो आप में क्या क्वालिटी है? कई सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, मुझे कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। आप अपनी कुछ बात बताएं कि हमारी ये खासियत है, विशेषता है, हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, क्या है ऐसा? कार्य करने में तत्पर रहता है सर। तत्पर हैं आप कार्य करने में? नैतिकतापूर्ण कार्य करने के लिए बात है। कैसे मान लें कि आप नैतिकतापूर्ण कार्य करते हैं? कोई उदाहरण है आपके जीवन का? क्या किया अभी तक आपने? कुछ ऐसा आप जीवन में ऐसा कुछ किए हैं जिसको आप बताएं हमारे सामने, जिससे हम इम्प्रेस हो जाएं? जी सर, तैयारी के दौरान सर। और सर नहीं है, कोई है तो आप बताइए, कोई हिचकने की बात नहीं है। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आपके पास तो आप बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या आपका आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता क्या होता है मुझे पहले बताइए, क्या है नैतिकता? नैतिकता में सर कि कोई भी वर्तमान में किसी भी विचार को देखकर काम करना सर। किस चीज़ को देखकर काम करना? वर्तमान परिस्थिति को देखकर सर। ये नैतिकता है? परिस्थिति को देख के तो सब काम करता है, ये तो बल्कि आप कह लीजिए कि प्रैग्मेटिज्म है। यस सर। दिस इज़ प्रैग्मेटिज्म, कि आप परिस्थितियों को देख करके और उसमें लाभदायक सिचुएशन के हिसाब से आप काम करते हैं ना, प्रैग्मेटिज्म। दिस इज नॉट मॉरलिटी। तो मॉरलिटी को आप बताइए, मॉरलिटी को डिफाइन कीजिए, मॉरलिटी क्या है? इसमें सर कुछ प्रावधानों से हटकर काम करना है सर। नो, नैतिकता सर। चलिए आप छोड़ दीजिए मॉरलिटी को, आप ऑडिटर का इंटरव्यू दीजिए,
आप हमें बताएं कि अर्थशास्त्र आपका ऑप्शनल है। जी सर। प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन? उत्पादन किसको कहते हैं अर्थशास्त्र में? मांग के अनुसार सर उत्पादन किया जाता है। मांग के अनुसार सर? नहीं, मांग के अनुसार किया जाता है, ये क्या गिनती का आधार है? कैसे हम किसी देश को अंडर डेवलप मानते हैं? किसी देश को अंडर डेवलप मानते हैं, अविकसित या अल्प विकसित, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे मानते हैं? वहाँ गरीबी का प्रतिशत ज़्यादा होगा सर। ओके, और फिर राष्ट्रीय आय कम होगी, पर कैपिटा इनकम भी कम होगा सर। यही बस औद्योगिक विकास भी कम होगा। औद्योगिक विकास कम होगा। गरीबी क्या होता है? गरीबी को कैसे डिफाइन करिए? जब कोई भी व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गरीबी कहलाता है। क्या यूएनडीपी का ही डिफिनीशन है गरीबी के लिए? अच्छा, चलिए, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में होता है सर किसी के रिस्पेक्ट में गरीब होना, जैसे कि किसी देश के रिस्पेक्ट में, जैसे कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, उसके रिस्पेक्ट में इंडिया का कोई व्यक्ति का इतना इनकम है, उसके अनुसार। भारत में जो गरीबी है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या रिलेटिव? रिलेटिव है सर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं रहा भारत में अब। गरीबी रेखा से तो नीचे हैं, वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले हैं, है ना? चलिए, ठीक है। HS बंगरडी जो स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की एग्ज़ाम पास किया। 2011 में सर मैंने KKM कॉलेज से इंटर की डिग्री ली, और 2016 में सर मैं श्री कृष्ण सिंह लोहंडा कॉलेज जमुई से सर मैंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। और उसके बाद से क्या है आपका इससे एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर मेरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स। यस सर। ओके सर 2016 के बाद से सर मैं सिविल सेवा की तैयारी मैंने शुरू की। इस बीच सर मैंने 3 बार, पिछली बार कंबाइंड BPSC का इंटरव्यू भी दिया। इसके बाद सर मैंने एजुकेशन फील्ड से जुड़ा सर कोचिंग में सर कुछ क्लासेस में लेता हूँ, और साथ ही साथ कुछ अर्निंग भी करता हूँ, फैमिली सपोर्ट भी करता हूँ, और साथ साथ सर मैंने तैयारी भी की है। चलिए, बहुत गुड बढ़िया। गुड। अच्छा, तो आप पढ़ते हुए, यस सर, मैं पढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं, अगर Yes, दूसरे शब्दों में कहें तो पढ़ाते हुए आप पढ़ भी रहे हैं, है ना? यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताएं कि पढ़ाना और पढ़ना सर दोनों में कोई डिफरेंस दिखता है? सर जब आप एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हैं यस सर। और जब एक शिक्षक के रूप में आप पढ़ाते हैं, यस सर। क्या दोनों में डिफरेंस आप फील करते हैं? सर मैं इसे 2 रूपों में देखना चाहूँगा कि जब मैं स्वयं पढ़ना शुरू करता हूँ तो सर मेरा पर्पस रहता है कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ सर मैं इतना चीज़ों को कर सकूँ कि एग्ज़ाम के पर्पस से सर मैं उससे सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन यही सर जब उसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो वहाँ पे सर एक अलग से अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जिम्मेवारी भी होती है कि उन पे विशेष उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँ ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो सर वहाँ पे थोड़ी सी सर जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। पढ़ते समय क्या कोई सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका आपको मिलता है जिसका उपयोग आप पढ़ाते समय करते हैं? बिल्कुल सर। जैसे सर अगर मैं पहली बार जो एग्ज़ाम मैंने पास किया था तो वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसे और मैं बेहतर कर सकता हूँ, और यही चीज़ जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो वो गलतियाँ बच्चों को नहीं करने के लिए बोलता हूँ ताकि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो। अच्छा, चलिए ये बताएं मुझे कि क्या शिक्षा को व्यवसाय माना जा सकता है? सर इसे 2 तरीके से देख सकते हैं, माना भी जा सकता है और सर इसे नहीं आपकी इन योर ओपिनियन? सर मेरा ओपिनियन ये है कि वर्तमान में अगर शुरू से अगर देखा जाए तो वर्तमान में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है सर। ओके, यस सर। अच्छा, आप रीडिंग और स्टडिंग, रीडिंग और स्टडिंग, ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर रीडिंग पढ़ना, स्टडिंग में तो सर पढ़ना थोड़ा पढ़ना और अध्ययन, स्टडी का अध्ययन। हिंदी अध्ययन होता है Yes, और sir. रीडिंग का होता है पढ़ना। तो अगर हिंदी में हम कहें तो पढ़ना और अध्ययन करना, Yes, sir. दोनों में कोई दोनों में फर्क है? क्या कोई फर्क है?
सर मेरे ख्याल से अगर अध्ययन रीडिंग की बात करें तो कॉमन जो पढ़ना होता है सर, ओके। और जब उसके अध्ययन में जाते हैं तो उसे थोड़ा विस्तार पूर्वक सर पढ़ना, विस्तार से उसके बारे में सर गहन अध्ययन करना सर, इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। और एक शब्द यूज होता है यहाँ पे आत्मसातीकरण। यस सर। वो क्या है? सर पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमें स्वयं अपने लाइफ में उतारते हैं सर, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें होती है सर मैं अपने लाइफ में उतारता हूँ सर, आत्मसात करना उसे। एक्चुअली में रीडिंग आपको क्लियर कर देते हैं। यस सर। किसी चीज़ को पढ़ना, पेपर भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, यस सर, इसको रीडिंग हम बोलते हैं। थैंक यू। देयर इज नो एनी पर्पस, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक पर्पस। और जब कोई पर्पस हो, यस सर, या उसका करिकुलर है, सिलेबस है, यस सर, तो उसको हम स्टडी बोलते हैं। थैंक यू सर। स्टडी है ना? अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा हमें मार्केट के बारे में बताएं। बाजार क्या होता है? व्हाट इज मार्केट? सर बाजार एक वह स्थान जहाँ पे वस्तु का क्रय विक्रय होता है सर। यस सर। वह स्थान जहाँ वस्तु का, तो जहाँ अभी तो वस्तु जो का- मार्केट है उसमें कोई स्थान है नहीं। ऑनलाइन जो यस सर, क्रय ये- विक्रय हो रहा है उसमें स्थान ये कहाँ दोनों, ये दोनों सर हो सकता है, ऑफलाइन वर्चुअली भी होता है सर, और एक विजुअली भी होता है जहाँ पे मांग के अकॉर्डिंग वस्तु का सर क्रय और विक्रय होता है। है? यानी आज जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो परंपरागत बाजार से अलग है आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें तो स्थान गायब हो गया, ये सर ये वर्चुअली होता है। वर्चुअल हुआ। यस सर। ओके। अच्छा, मार्केट के संदर्भ में कुछ शब्द आता है, जैसे एक मोनोपोली शब्द है। यस सर। मोनोपोली क्या है? सर ये मार्केट का कौन सा दशा है? सर ये एक अधिकार होता है मार्केट पे, जब किसी वस्तु के डिमांड को लेकर के सर एक अधिकार पैदा होता है। क्या है ये एकाधिकार की दशा? क्या है? व्हाट इज सर सिचुएशन? मैं श्योर एक एक्ट आया था MRTP, नाम सुने हैं? यस सर। क्या है? सर MRTP का मैं फुल फॉर्म सर मुझे याद नहीं, मोनोपोली लेकिन सर मैं रिस्ट्रिक्टिव Monopoly and प्रैक्टिसेस Restriction एक्ट। प्रैक्टिसेस एक्ट। यस सर। इसमें सर एक सरकार एक लिमिटेशन बांधा था स्टार्टिंग में सर, जब फर्स्ट टाइम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 69 में आया था, तो 25% तक, उससे ज़्यादा सर एकाधिकार निजी क्षेत्रों को नहीं मिला था। तो ये एकाधिकार है क्या आखिर? यही तो प्रश्न है मेरा। सर इसमें था क्या कि जितना भी किसी भी सर उद्देश्य के लिए अगर हम कोई फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो उसमें सर एक मैंने लिमिट कर दिया था, लिमिटेशन बांध दिया गया अच्छा, था। MRTP एक्ट अभी इम्प्लीमेंटेशन में है या नहीं? सर भारत में? वर्तमान में नहीं है सर। उसके बाद कौन एक्ट आया जो इंडिया में अभी चल रहा है? सॉरी सर मैं श्योर नहीं हूँ। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक कंडीशन, चलिए मोनोपोली बता ही नहीं रहे तो छोड़ देते हैं इस पे। अच्छा, आप आगे बताएं थोड़ा सा। एक इम्परफेक्ट मार्केट होता है और एक परफेक्ट मार्केट होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? सॉरी सर। चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप शेयर मार्केट के बारे में सुने हैं? यस सर। शेयर क्या है? सिंपल हम पूछते हैं आपसे कि शेयर क्या है, तो क्या इसको बताएंगे? सर शेयर एक मनी के जैसा है सर, जैसे किसी भी फैक्ट्री या किसी वस्तु की फैक्ट्री की जब स्थापना करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा कुछ उसके शेयर की हिस्सेदारी खरीदी जाती है सर, और कंपनी के आगे चल कर के जो उसको बेनिफिट्स होता है उसी सर परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर। अच्छा, तो इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करें। शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, डेट फंड, ये सब क्या है, इसके बारे में क्लेरिफाई करना। शेयर और डिवेंचर में ही पहले आप अंतर बता दीजिए, ये बेसिक अंतर है दोनों में, शेयर एंड डिवेंचर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। चलिए, आप तो पहले भी इंटरव्यू दिए हैं। आपका अपना स्ट्रेंथ क्या है बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएं और वीकनेसेस भी बताएं। सर मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ पाती हूँ, कि जो भी और काम को अपने हाथ में लेती हूँ उसे सर समय पे मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करती हूँ। सर दूसरा, मैं एक धैर्यवान हूँ,
समय धैर्यवान अपने आप को पाती हूँ। सर तीसरा मैं कहूँगी कि जो भी समस्याएं मतलब कि मेरे सामने आए उसे मैं सर टैकल करने का जो है पूरा सर प्रयास करती हूँ। और आपके वीकनेसेस क्या है? सर वीकनेसेस में मैं सर अपने आप को संवेदनशील पाती हूँ। संवेदनशील होना तो कोई वीकनेस नहीं है। सर कुछ एक मामलों में जहाँ अति संवेदनशील होना वीकनेस हो सकता है, संवेदनशील तो व्यक्ति को होना चाहिए। जी सर, मैं आज आपकी बात से सर पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन कुछ मामलों में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर कि मैं संवेदनशील वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ मैं हो जाती हूँ, तो वो मुझे बहुत नुकसान सर वो काम करता है। ऐसा कोई काम बताइए जिसमें आप संवेदनशील हुए, आपको नुकसान हुआ, बताइए। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में बताइए। सर जैसे कि मैं अगर पढ़ाई ही कर रही हूँ और पढ़ाई करने के दरमियान मैं सुबह अपना टू डू लिस्ट तैयार की कि मुझे इतना इतना काम करना है, अगर मैं उस काम को समय पे नहीं पूरा कर पाई, 80% का मैंने टारगेट रखा है और 70% पूरा कर पाई, तो सर रात को सोते समय जो है वो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत रोना आता है सर। तो ये रोना आना तो ये नुकसान नहीं, ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फ्लो है। जी नुकसान तो इन टर्म्स ऑफ मनी या आप रोना की बात कर रहे, क्रोकोडाइल का नाम सुने? जी सर। क्रोकोडाइल जब प्रीडेटर के रूप में कोई प्रे को खाता है तो उसके आंख से आंसू निकलते हैं, मालूम? सॉरी सर, मैं नहीं सुना। उसके आंख से आंसू निकलते हैं, थैंक यू सर। तो क्या वो भी सेंटिमेंटल है? सर यहाँ पे तो उसे सेंटिमेंटल की सर मैं संज्ञा नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ उनका कुछ फिजिकल वैसा मतलब कि होगा स्ट्रक्चर, जिसके कारण वैसा सर होता होगा। क्या पता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, कुछ जानकारी है? चलिए मैं बता देता हूँ। उसमें एक ग्लैंड होता है, जब वो स्वेलो करता है तो वो चपता है, और उसका जो है टीयर ग्लैंड जो है लैक्राइमल सिक्रीशन होता है, तो उसके सेंटिमेंट से मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक फ्लो होता है। चलिए, आपने अभी तक क्या अध्ययन क्या कहाँ किया है, कब किया है, कुछ बताएं। सर 10th की पढ़ाई सर मैं की हूँ 2006 में, और सर फिर ग्रेजुएशन सर मेरा हुआ है SPR कॉलेज बाढ़ से हुआ है, और सर मैं PG भी इकोनॉमिक्स से की हूँ, और सर अभी 2023 में जो है पटना यूनिवर्सिटी का प्री PhD जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तो उसमें सर में आपने मैट्रिक किया और PG कब किया? सर PG सर मेरा 2015 में हुआ है। फिर इतना गैप किया? सर घर की कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिसके साथ 15 के बाद आप क्या कर रहे हैं? सर 15 के बाद सर मैं प्राइवेट स्कूल्स में सर पढ़ाने का काम और कुछ होम ट्यूशंस के माध्यम होम ट्यूशन ले रही हूँ। पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं? सर 1 to 6 के बच्चों को सर मैथ्स और सोशल साइंस। मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाती है। ओके, सोशल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? सर चूँकि सर 1 to 6 में सोशल साइंस सर कंबाइंड होता है, तो वो कंबाइंड सर जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सर, तो ओवरऑल। प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना याद है आपको? सर पूरी तरह से तो याद नहीं है सर। सर कुछ पॉइंट्स उसका जो कितना याद है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए अपनी संविधान सभा में। चलिए, हम भारत के लोग का क्या मतलब है? सर हम भारत के लोग का आशय है कि हमारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, उस संविधान के निर्माण की जो शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है। संविधान के निर्माण की शक्ति कि जो शक्ति संविधान में आई, उस शक्ति का सोर्स भारत की जनता है। जी सर, थैंक यू सर। है ना? जी सर। अच्छा, यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बहुत सारी बातें कही गई है संविधान के प्रस्ताव में, जैसा कि आपने बताया भी।
तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है यहाँ, किस तरह की स्वतंत्रता? सर, हमारे संविधान में स्वतंत्रता से आशय है कि जो भी कार्य किया जाए उस कार्य करने में एक तरह से उसको रोक टोक ना करना, सर्वांगीण विकास की जो बात कही जाती है, तो सर्वांगीण विकास के लिए हम कह सकते हैं क्या कि स्वतंत्रता पे कोई निर्बंधन है? भारतीय संविधान में जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो स्वतंत्रता पे कोई सैंक्शन है, कोई निर्बंधन लगाया गया है, या ये निर्बाधित है, बिना बाधा का स्वतंत्रता है? हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता प्रदान किया गया वो निर्विवाद नहीं है, उसमें कुछ न कुछ जो है युक्त जो है लगाया गया है उस पे जो है, ताकि जो है दूसरे जहाँ पर जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, वहाँ पर जो है किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को राइट्स कितने हैं? सर, वर्तमान में सर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी है ना? अच्छा, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या बेसिक अंतर है? सर, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? जी सर, जहाँ सर हम एक फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, वही सर डीपीएसपी जो है वो सर सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करते हैं, या फिर इस तरह से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और सर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आपके बात तो हम सहमत नहीं। तब आप और कुछ बताएंगे? ये बोला जाए कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो और कुछ अंतर बताएंगे आप? जी सर, जहाँ सर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पूरा एक वर्ड को अलग कीजिए। सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर, राज्य के लिए जो भी पॉलिसी बनाने में एक तरह से सर डीपीएसपी जो है निर्देशन का काम करता है, सर डायरेक्टिव का काम करता है राज्य के लिए। तो फिर आप तो बता रहे थे पीपल्स के राइट के बारे में बात बता रहे थे, ये तो स्टेट का डायरेक्शन है। तो सर स्टेट का फंडामेंटल राइट्स तो पीपल्स का राइट है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्शन है। दोनों दो पोल पे है, एक पोल पे तो है नहीं। जी सर, स्टेट का है, लेकिन स्टेट चूँकि इको के लिए दिया गया है, बट स्टेट अलग से जो है नीतियों को बना करके वो लोगों को जो है व्यक्तियों को सर प्रदान करती है, ये अपने आप में चूँकि लागू नहीं है, स्टेट को डायरेक्शन देती है। दोनों में कंट्राडिक्शन हो सकता है या नहीं? जी सर, ये तो हो सकता है, कंट्राडिक्शन तो हो ही सकता है सर। यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में अभी चर्चा है बहुत। जी सर, ये क्या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कि फंडामेंटल राइट्स के? पहले तो बता दीजिए कि कहाँ इसका उल्लेख है, डीपीएसपी में है या फंडामेंटल राइट्स में? सर यूसीसी का उल्लेख जो है सर डीपीएसपी में है। ओके, जी सर। तो यूसीसी का उल्लेख जब डीपीएसपी में है तो क्या ये दिया जाना व्यक्ति के अधिकारों के लिए जरूरी है, या राज्य के नीति के हिसाब से, नीति निर्माण के हिसाब से जरूरी है? राज्य अगर उसको लागू करते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड तो सब पे लागू होगा। एक ही फैक्टर्स, एक ही कोड हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप्स, हर एक स्टेट्स, हर एक रीजन्स सब पे लागू होगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, तो एक ही नियम अगर सब पे लागू होगा तो एक जो किसी खास के अगेंस्ट है तो उसके राइट्स के तो अगेंस्ट ही हो गया। जी सर, इस तरह से सर हम इसमें एक सामंजस्य जो है बैलेंस बना सकते हैं कि जो भी अगर किसी व्यक्ति के मान लिया जाए कि अधिकारों का वो उल्लंघन हो रहा है, तो सर हालांकि जो है दूसरे के अधिकारों को कहीं वहाँ पर फुलफिलमेंट किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सर उस व्यक्ति के अधिकारों के भी प्रतिपूर्ति होगी। तो एक आम सहमति राय बनाकर ही सर यूसीसी को जो है लागू किया जाना। वो अलग फैक्टर है, लेकिन दोनों स्टेट का पॉलिसी अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग है, दोनों तो अलग है। जी सर, यहाँ पीपल्स का राइट्स नहीं मिल रहा है, पीपल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि इम्पोज किया जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र के बारे में बताया, क्या है धर्मनिरपेक्ष, क्या है?
सर धर्मनिरपेक्ष से आशय है कि हम दूसरे के धर्म को अपना धर्म तो हम माने, उसके धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता तो हमें है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे के धर्म को ही उतना ही सम्मान करें सर। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वर्ल्ड में कितने कितने हैं और कौन जो है सेकुलर नहीं है? 2-4 राष्ट्र के नाम बताएं जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सर कुछ वैसे मतलब कि देश का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने अपने आप को जो है एक धर्म के आधार पे जो है देश घोषित किया है, जिसमें कि मुस्लिम राष्ट्र, कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं सर, चाहे नेपाल को हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपने आप को हिंदू राष्ट्र, तो सेकुलर राष्ट्र अपने आप को सॉरी सर, हाँ अब वो सेकुलर कुछ समय पहले तक की बात है। आपके पड़ोसी देश में कुछ ऐसे हैं, नाम बताइए, जो सेकुलर अपने को नहीं कहते हैं। सर पाकिस्तान को सर कहा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलिए वो देख लीजिएगा। इकोनॉमी में से रिलेटेड पूछते हैं। सेकुलरिज्म का, इंडिया एक सेकुलर राष्ट्र है, गोइंग बिकमिंग ए राष्ट्र, तो सेकुलरिज्म से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स है बता सकते हैं? 2-4-10 इकोनॉमी में क्या योगदान है सेकुलरिज्म का? सर धर्मनिरपेक्षता को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो इस तरह से आर्थिक, चूँकि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा जो भारत देश है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये तो फिलॉसफी है, डायरेक्ट अब इकोनॉमी में बेनिफिट बताइए ना। जी सर, वही सर आ रहे। तो डाइवर्सिटी है, तो जब सर मिलजुल कर सब काम करेंगे तो इस तरह से हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें सर इंक्रीज जो है अधिक से अधिक जो है वृद्धि देखने को सर मिल सकता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, वहाँ सर भी हम सारे डायमेंशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं जब सर धार्मिक निरपेक्षता जो है, धर्म निरपेक्षता को हम बहुत गहरे स्तर पर सर अपनाएंगे। तो इकोनॉमी में आप योगदान नहीं बता रहे हैं, कितना ट्रेड में किसमें कितना है योगदान, कंट्रीब्यूशन बताया, एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन बताया, हेल्थ में कंट्रीब्यूशन बताया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बताया, कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन बताया है। क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन होता है तो उसी से ना गवर्न होता है, या सर्विसेज से होता है या गुड्स से होते हैं। तो अलग अलग रिलीजन का कुछ जो सेकुलरिज्म है जिसके कारण बेनिफिट्स हैं वो बताइए, बता सकते हैं? मैं चेक डाटा नहीं। चलिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन सिर्फ विश्व की अर्थव्यवस्था का किसी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना, उसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। इसको सर हम वैश्विक विलेज के रूप में सर एक देख सकते हैं। ओके, ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ और प्रक्रिया भी भारत में चलती रही विगत सालों में, एक प्राइवेटाइजेशन और दूसरा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण। ये दोनों क्या है? सर निजीकरण से आशय है कि जो भी बाज़ार हैं, बाज़ार की जो भी कंपनियां हैं या इंडस्ट्री हैं, उनको सर सरकार के द्वारा जो है कम से कम हस्तक्षेप करना, उसे सर हम निजीकरण कहेंगे। और सर उदारीकरण से आशय है कि जो भी इंडस्ट्री या कंपनी हैं या फिर जो भी अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर को एक तरह से स्वायत्तता प्रदान करना, उसे सर हम उदारीकरण कहेंगे। लाइसेंस से सर एक तरह से छूट देना, उसे सर उदारीकरण। लाइसेंस से छूट देना उदारीकरण है आपके शब्दों में ही ना? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि भारत में ये एलपीजी का दौर, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर कब शुरू हुआ? सर 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई गई थी, उस समय सर एलपीजी को सर इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले नहीं था ये? उससे पहले भारत ग्लोबलाइजेशन के फेज में नहीं था? सर उस तरह से नहीं था, हम कह सकते हैं जिस तरह से 1991 में लाया गया। यानी ऑफिशियली आपने इसको एक्सेप्ट किया, यही ना, 91 में? जी सर। ओके, क्यों किया गया, क्यों भारत इस दौर में शामिल हुआ? सर भारत की उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कहीं ना कहीं वो जो है भारत, उसके कारण जो है यहाँ का जो
एक निर्यात और आयात जो हम करते हैं, वो सर हम बहुत सारा सामान मंगाने के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए भारत के पास जो है पैसा रह गया था। तो इस वजह से सर IMF के द्वारा जो है एक ये शर्त रखा गया कि आप अगर जो LPG अपनाते हैं, नई आर्थिक नीति को लागू करते हैं, तब आपको जो है उदार शर्तों पर कुछ ऋण का प्रावधान करेंगे सर। इस वजह से ऋण के लोभ में आपने LPG अपनाया? सर वैसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि भारत को अपनी जो उस समय की आर्थिक परिस्थितियां थी, वो कहीं ना कहीं जो LPG का क्या प्रभाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पे? तो आपके हिसाब से 90-91 में आया, अभी 25-30 साल हो गया, जी सर, क्या प्रभाव रहा? सर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 2-3 हाँ नट सेल में बोलना हो तो कैसा प्रभाव रहा ओवरऑल? सर MNC कंपनियां जो हैं बहुत अधिक आई हैं यहाँ पे, और सेकंड सर हम कहेंगे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है FDI का फ्लो बहुत बढ़ा है। तो नकारात्मक प्रभाव? सर नकारात्मक में हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसका वेस्टर्नाइजेशन सर हुआ है। मैं सर आर्थिक पहलू की बात कर रहा हूँ, उपभोक्तावाद संस्कृति को सर बढ़ावा मिला है, कि इस तरह से कह सकते हैं। फिर ये संस्कृति कल्चर की बात आ गई, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट? इकोनॉमी पर कोई नकारात्मक प्रभाव अगर LPG का आपको दिखता हो तो वो बताएं। सर जो हमारे जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, वो कहीं सर कहीं ना उसका ह्रास हुआ है सर। और कोई बड़ा प्रभाव बताइए। सॉरी सर, भी मैं सोच नहीं पा रही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए इसमें, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग हाँ इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जाना जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ताइवान जाना जाता है, स्विट्जरलैंड बैंकिंग के लिए जाना जाता है। अलग अलग कंट्रीज में टूरिज्म है, मकाऊ एक टूरिज्म के लिए, प्रोस्टिट्यूट टूरिज्म के लिए जाना जाता है, थाईलैंड हेल्थ टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इंडिया को किस रूप में देखते हैं? सर इंडिया को हम देखते हैं, एक तो जो भी हमारे फार्मेसी कहते हैं दवा उद्योग के क्षेत्र के लिए, और दूसरा सर सर्विस सेक्टर के लिए इंडिया को सर जाना जाता है। सर्विस सेक्टर्स तो इंडिया का 66% है, USA का करीब 85% के आसपास है। सर्विस सेक्टर्स में तो इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज है, कई कंट्रीज हैं जो बहुत ऊपर हैं। सर्विसेज सेक्टर से इंडिया बहुत पीछे है। सर ऐसा नहीं है, अब भारत भी बहुत आगे बढ़ रहा है। IT सेक्टर जो है इंडिया का बहुत डेवलप हो चुका है। यहाँ के IT सेक्टर का सर डिमांड पूरे विश्व में है सर। IT सेक्टर को कह सकते हैं इंडिया का राइजिंग IT सेक्टर्स के कारण है। और कुछ दूसरा? सर दूसरा सर मैं दवा उद्योग के साथ दवा उद्योग का सर चर्चा की। आप जवाब अच्छा दे रहे हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछने का मन कर रहा है, तो कोई और बताया कि नहीं? थैंक यू सर। एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेस्ट में ही ज़्यादातर कंट्रीज डेवलप किए हैं, ईस्ट में सिंगल कंट्रीज 1945 तक देखेंगे तो जापान डेवलप किया। ये ऐसा क्या मिराकल हुआ जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक कंट्री डेवलप हो गया? सभी कंट्री वेस्ट में ही डेवलप थे। सर अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ गेस करना चाहूँगी। सर वेस्ट में सर डेवलपमेंट का अगर कारण देखें तो चूँकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति जो आई सर इंग्लैंड में, उस इंग्लैंड का जो कहीं ना कहीं उपनिवेश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उपनिवेश इंग्लैंड ने सब जगह अपना विस्तार किया। तो उनका उपनिवेश का जहाँ जहाँ अधिक एक तरह से सुदृढ़ उन्होंने बनाया, तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का जो है बहुत अधिक सर प्रभाव हुआ। तो वो अमेरिका में भी सर इसी का प्रभाव, इंग्लैंड का प्रभाव देखा गया, या फिर वेस्ट के कुछ कंट्री हैं वहाँ देखा गया। तो सर इस वजह से वो लोग अधिक डेवलप कर गए। और सर हालांकि ईस्ट के भी जो देश थे वहाँ पर भी इंग्लैंड का कहीं ना कहीं उपनिवेश रहा, लेकिन यहाँ का जो श्रम बल था वो श्रम बल नहीं, हम स्पेशली जापान के बारे में पूछ रहे हैं, आप वेस्ट के बारे में बता रहे हैं। मैं तो बताया कि वेस्ट तो डेवलप है ही, उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ईस्ट में जापान कैसे डेवलप हो गया, कैसे इंपीरियल पावर बना? सर उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वहाँ वहाँ के लोगों की मानसिकता का एक बहुत बड़ा प्रभाव कह सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ बनी उससे उन्होंने कुछ सीखा और अपने आप को सर बहुत अधिक जो है डेवलपमेंट की ओर सर आगे बढ़ाया। चलिए विजय सर, चलिए पूछिए। ठीक है, जवाब नहीं दे पाए। हाँ ठीक है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी मैं जो पूछ रहा हूँ
ठीक है, आप लेजर के बारे में जानते हैं? लेजर क्या होता है? सर लेजर एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से सर माइक्रो लेवल पर किसी चीज़ का को हम देखने का काम करते हैं सर। अकाउंटिंग में लेजर पूछ रहे हैं। ओह सॉरी सर, साइंस में सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, कोई बता नहीं रहा गया, हम सोचे आप बता सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया। सर आईपीआर का संबंध जो है हमारे इस तरह से, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, या फिर किसी तरह का हमारे पास बौद्धिक संपदा हो, उससे रिलेटेड जो भी क्रिएटिविटी हम करते हैं, उस क्रिएटिविटी को से सर बौद्धिक संपदा को हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल में जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी दवा उद्योग में दवा बनाया जाता है, जैसे अभी कोविड के समय जो बनाया गया वैक्सीन बायोटेक कंपनी के द्वारा, तो उसमें सर बौद्धिक संपदा अधिकार उसको हम उद्योग के क्षेत्र में सर हम उसको रख सकते हैं। प्रॉपर नहीं है। अच्छा, टेंजेबल इंटेंजेबल का नाम सुना है? जी सर। क्या होता है? सर टेंजिबल से आशय है कि वैसी जिसको सर हम देख सके, छू सके, टच कर सके, और इनटेंजिबल अमूर्त होता है। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट गुड्स को हम रख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स को, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स सर हमें दिखते हैं मार्केट में, उसको हम रख सकते हैं। अप्रोचिंग है, जैसे आप कह सकते हैं बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी सर। और ये इंटेंजिबल एसेट उसको सर हम सर्विसेज को दिखा सकते हैं, क्योंकि सर्विस, जैसे सर पर्यटन उद्योग को इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। पर्यटन जैसे वो क्या हुआ, इंटेंजिबल हुआ, जैसे राइट हुआ, प्रॉपर्टी राइट का हो गया, पेटेंट हो गया, इस तरह का जो चीज़ें हैं, जो फिजिकली जिसको टच नहीं करते, बट वो एक प्रॉपर्टी के रूप में है। यस, थैंक यू। लाइबिलिटीज? सर लाइबिलिटीज से सर आशय है कि जिसे हमें एक तरह से कुछ समय बाद जो है देने की जवाबदेही हो सर, उसे हम लाइबिलिटीज़ में रखेंगे सर। जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करे वो उसे लाइबिलिटीज़ कहेंगे सर। एसेट क्रिएट, लाइबिलिटीज तो क्या होता है, एक देनदारी होता है। जी सर। हाँ, वो तो है ही, आपको ऊपर क्रिएट हो गया। जी सर। चलिए ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। बाकी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल वाउचर, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आप अकाउंटिंग से थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो बेसिक है उस पर ध्यान डालिए। बाकी ठीक है। और चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। तो घर के आसपास डिग्री कॉलेज नहीं था, तो इस वजह से सर कहाँ घर है आपका? छपरा में। काफ़ी कॉलेज है सर मैं छपरा में नहीं, छपरा से 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। चलिए, तो इग्नू से आप पीजी कर रही हैं, इग्नू के पीजी पेपर्स में क्या पढ़ना है? कुछ पेपर्स आप कभी दिए हैं एग्ज़ाम उसका कि नहीं दिए? सर पेपर्स का कोई पार्ट वगैरह दे पाए हैं पीजी का? यस सर। क्या पेपर्स पढ़ना है उसमें? सर पब्लिक फिनांस रहता है। पब्लिक फिनांस है, ओके। और सर सारे सब्जेक्ट का नाम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिक फिनांस पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक फिनांस क्या है? लोक वित्त या पब्लिक फिनांस को हम पूछें तो 2-4 शब्दों में क्या बताएंगे उसको? सिंपली जो आप समझते हैं नॉर्मली आप बताइए, स्पेसिफिकली या वैसा कुछ नहीं। सर गवर्नमेंट जो भी उसके हाथ में जो भी वित्त का ये रहता है, उसको कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस है, जो कि इसमें आम गवर्नमेंट जनता का, के। हाँ, अब सार्वजनिक आय व्यय उसका ऋण वगैरह जो भी है, इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, सब पब्लिक फिनांस है ना। यस तो इनकम्स की बात होती है, वो भी पब्लिक फिनांस का हिस्सा है। तो यहीं पे टैक्स की बात आती है ना। Yes, टैक्स sir. भी पब्लिक फिनांस का हिस्सा है। टैक्स तो आप जानते होंगे यस सर। क्या होता है टैक्स? सर वो बिना कुछ किए जनता को का एक दायित्व होता है जो सरकार को पे करना होता है। ओके, बातेकारी है ये। Yes, अच्छा, टैक्स में एक टर्म यूज होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, यस सर। नाम सुने हैं? यस सर। प्रोग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स क्या है ये?
सर प्रोग्रेसिव टैक्स होता है बेसिकली कि उसमें अगर किसी का इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है उस तरह से टैक्स भी बढ़ेगा उस पर। टैक्स का क्या बढ़ेगा, परसेंटेज या मात्रा? परसेंटेज बढ़ेगा सर। ओके ठीक है। टैक्स रेट्स प्रोग्रेसिव टैक्स है ये। Yes, और sir. डिग्रेसिव? डिग्रेसिव में होता है कि जिसके पास जितना इनकम कम है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट घटता है उसमें। नहीं, चलिए प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव के साथ एक रिग्रेसिव भी होता है, आप सुनो। यस सर। रिग्रेसिव भी होता है। यस सर। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? सर रिग्रेसिव में होता है कि सर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है रिग्रेसिव और डिग्रेसिव में। सर एक में अच्छा आप दोनों बताइए, हम समझ लेंगे। सर एक में होता है कि अगर किसी के पास इनकम कम है, उसके पास इनकम कम जनरेट होता है तो वो जितना कम अर्न करेगा उस पर टैक्स और ज़्यादा लगते जाता है। ओके दैट्स गुड। आप हमको थोड़ा उपकर बता दीजिए। शेष उपकर सर बेसिकली ये सरचार्ज होता है, टैक्स ऑन टैक्स। शेष और सरचार्ज दोनों अलग चीज़ है। आप मुझे पहले शेष बताइए। सर शेष होता है वो सर टैक्स के ऊपर टैक्स ही होता है और सरचार्ज भी यही होता है, बस दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा होता है कि सरचार्ज को गवर्नमेंट जहाँ चाहे वहाँ पे खर्च कर सकती है, सरचार्ज को। यस सर। और शेष का एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, जैसे कि अगर एजुकेशन के थ्रू अगर हमको मिला है तो उसी पे हम खर्च कर सकते हैं, कुछ इस तरह से एग्जैक्ट। टैक्स इवेजन समझती हैं? यस सर। टैक्स इवेजन? सॉरी सर नहीं समझ पाया। कर चोरी समझती हैं? कर चोरी यस क्या है? सर मेरा जो दायित्व है, जितना हमको टैक्स पे करना है वो हम पे ना करके अगर कैसे भी छिपा लेते हैं तो एक तरह से ब्लैक मनी कह सकते हैं सर। तो क्यों होता है टैक्स चोरी? टैक्स चोरी क्यों करते हैं लोग? सर एक तो टैक्स चोरी सर इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को सर कलेक्ट कर सके अपने पास, इलीगल पर्पज से करते हैं। और दूसरा होता है कि अगर ये तो इलीगल है, फिर भी Yes, sir. करते हैं लोग। यस सर इलीगल नहीं करना चाहिए पर लोग करते हैं। और कभी कभी होता है सर इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट जैसे कि टैक्स लगा देती है, बहुत हाई टैक्स लगा देती है तो लोग तब भी सर टैक्स चोरी करने का बाध्य हो जाते हैं। यस सर। भारत में टैक्स इवेजन होता है? यस सर होता है। होता है। क्यों होता है? भारत में टैक्स इवेजन का मुख्य कारण क्या है? सर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी कारगर नहीं है कि मेरी मतलब हम टैक्स चोरी करें और गवर्नमेंट पकड़ ले, तो इस वजह से लोग ये वेल्थ समझते हैं क्रिएट कि हम करने चोरी की। करके भी बच जाएंगे इसलिए करते हैं। जी सर मुझे लगता है। ओके। अच्छा आप इकोनॉमिक्स की हैं, यस सर। इकोनॉमिक्स के बारे में तो बढ़िया जानकारी होगा। वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ी है? दोनों पढ़ी है? दोनों ही पढ़े, इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, तो टैक्स की बात कर रहे थे। यस सर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाइना में बहुत नाम आ रहा था, बड़े बिलियनरीज थे, वो अभी गायब हो गए। नाम सुनी? सॉरी सर नाम ऐसे नहीं। टैक्स इवेजन में उनका नाम आया था। सॉरी सर। तो कुछ इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। अभी बोल रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। उसमें इंडिया का 3rd पोजीशन है। सर बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास पैसा है उससे हम कितना कुछ भी कितना खरीद सकते हैं। एक तरह से मतलब जैसे कि एक नॉमिनल हो गया और एक रियल इनकम हो गया, तो वो रियल इनकम के टर्म में सर देखा जाता है। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि इंडिया में इनकम लोगों का और बढ़ेगा आने वाले समय में। सॉरी सर। आने वाले समय में यस सर। और बहुत तेज़ी से इकोनॉमी इधर राइज भी हुई है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? इसको कैसे देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर जीडीपी ग्रोथ में तो सर अभी सर सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा सर कंट्रीब्यूशन है हमारा। जीएसटी को बता रहे हैं, सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सॉरी सर आप कंट्रीब्यूशन टैक्स का पूछ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, कैसे कैसे टैक्स आता है? सबसे ज़्यादा किस टैक्स से, उसके बाद इस टाइप से कई तरह के टैक्स है ना, जी सर। कौन कौन टैक्स से इनकम आता है? मेनली सर कॉर्पोरेट टैक्स
जीएसटी टैक्स इसका सर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इंडिया में अभी जो पैसा कलेक्शन ज़्यादा हुआ है वो जीएसटी से ज़्यादा हुआ है। अभी आने वाले ईयर्स में और बढ़ने की उम्मीद है, तो क्या इसमें है, कैसे बूम हो रहा है, मतलब क्या इसको देख सकते हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है? सर हमारे देश में अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है सर, तो उसके थ्रू भी सर जीएसटी का सर कलेक्शन होता है। सॉरी सर ज़्यादा जीएसटी कब लागू हुआ था? सर 2017 में शायद सर। सीजीएसटी कब लगता है? सर कोई भी गुड्स का सर जो भी ट्रांजेक्शन अगर सीजीएसटी सर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी स्टेट में अगर हो रहा है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी सर दोनों लगता है। कब सीजीएसटी इम्पोज होता है, कब आईजीएसटी एससीजीएसटी होता है इम्पोज होता है? स्टेट का एसजीएसटी और सीजीएसटी, यस सर। ये दोनों में क्या फ़र्क है, कब लगता है? किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो अगर कोई भी गुड सर्विसेज का तो सर इंटर स्टेट नाम सुना? सर वो आईजीएसटी इंट्रा और इंटर यस सर। दोनों चीज़ है ना, अलग Yes, सेम चीज़ है? सर अलग है सर। इंट्रा में क्या लगता है? इंट्रा मतलब क्या समझते हैं? सर दो स्टेट जहाँ इन्वॉल्व हो सर। इंट्रा इंट्रा हो गया। इंटर तो सेल्फ होगा, एक ही स्टेट इंट्रा Yes, sir. मतलब होता है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंटर स्टेट मतलब विद अदर स्टेट के साथ। इंटर कास्ट मैरिज क्या होता है? दो कास्ट में इंट्रा सेम। इंटर स्टेट जब होगा तो उसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी आईजीएसटी। और इंट्रा होगा यानी एक ही राज्य में ये ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम का प्राइसेस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से घटा है, इंडिया को और सस्ता कीमत में मिल रहा है, फिर भी लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है? सर गवर्नमेंट इस पे टैक्स ज़्यादा लगाती है सर। क्यों लगाती है ज़्यादा टैक्स? ये तो ओपन मार्केट है पेट्रोलियम का। यस सर। क्रूड ऑयल समझते हैं यस क्या है क्रूड ऑयल? सर क्रूड ऑयल सर अदर कंट्री से सर जिससे पेट्रोलियम हम सर उसको रिफाइन करके सर उससे प्राप्त करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें? सॉरी सर। ये भारत में इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, यानी आपका कहने का ये है कि क्रूड ऑयल सस्ता है लेकिन टैक्स की वजह से महंगा हो जाता है। तो ये ऐसा सर क्यों करती है एक सरकार? कारण ये है सर। क्यों करती है ऐसा सरकार? सरकार को तो अपने नागरिकों को रिलीफ देना चाहिए। अपने स्टेट में 109 रुपये बेच रही है और श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में वो 70-80 रुपये दे रही है। ऐसा क्यों? बहुत चीप, 1.5 गुना ज़्यादा वसूल रहे खुदे कुछ। कुछ रीजन, कुछ तर्क होगा इसका? सर है सर अभी रिकॉर्ड नहीं कर। ओके। अच्छा, ब्लैक मनी का क्या क्या सोर्स है यहाँ इंडिया में? 2-4 ब्लैक मनी का सोर्स बताइए। ब्लैक मनी कहेंगे किसको? ये बता दीजिए। सर इलीगल और लीगल दोनों ही तरह से ब्लैक मनी कमाया जाता है, लेकिन उस पर अगर टैक्स नहीं लीगल देते ब्लैक हैं मनी भी होता है। सर, जिस पे हम टैक्स नहीं दे सर, ओके। टैक्स नहीं देंगे तो सर वो ब्लैक मनी हो जाएगा। जितना हमको उस पर टैक्स पे करना चाहिए अगर उतना नहीं करते हैं ब्लैक तो मनी पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? सर ब्लैक मनी तो सर गवर्नमेंट से छुपा के ही रखा जाता है, तो सर उस पर ऐसे तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये ब्लैक मनी है तो क्या होगा? सर उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने का कुछ एक बार आया था न्यूज़ में, बट मुझे एग्जैक्ट पता अच्छा, नहीं। रिलीजियस एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है डिफरेंट स्ट्रक्चर से, वो क्या ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है? इसका तो बताया जा रहा है कि जीडीपी, कोई स्टेट से जीडीपी के ज़्यादा एक टेम्पल का है या रिलीजियस स्ट्रक्चर का है। जो भी कई सारे धार्मिक संस्थान हाँ, हैं, वहाँ बहुत उसमें बड़ी मात्रा में धन है, बहुत बड़ी कैसे मात्रा उसको में देखा धन जाएगा? आ रहा है भी पहले से और आ भी रहा और है। हर साल आ रहा है। क्या वो black करीब money यहाँ है? जो टैक्स है उससे हाफ करीब है इंडिया में। क्या वो ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है या किस रूप में इसको देखते हैं? सर वो ब्लैक मनी नहीं होगा क्योंकि वो अनुदान में मिला हुआ है, तो वो जिस धर्म के लोग जिस धर्म के लिए दिए हैं उस धर्म के कल्याण में सर वो यूज़ करने के पर्पज से उसको दिया गया है। तो ब्लैक मनी का क्या मतलब है? कोई अनुष्ठान में कोई धर्म में दे दिया तो ब्लैक मनी नहीं है? नहीं सर, ये मेरे फंडामेंटल राइट में है कि हम जितना भी चाहें अपने किसी धर्म या संस्कृति फिर को। ब्लैक मनी का डिफिनेशन क्या है?
सर किसी भी सोर्स से प्राप्त किया हुआ ऐसा इनकम जिस पे हम गवर्नमेंट को टैक्स देना मेरा लायबिलिटी होता है, बट हम नहीं देते हैं। लेखा जोखा नहीं, उस पर 30% लगता है टैक्स, सभी पर टैक्स है। 30% लेखा जोखा लगता नहीं है है, उस पर। आप दिखा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। अगर आपका डिस्क्लोज हो गया तो उस पर 30% तो टैक्स देना ही देना है। टैक्सेबल है बट टैक्सेबल आप है। मंदिर उसको में जो दिखाते charity नहीं वगैरह है। मिलता है उसमें भी सर। उसमें सभी जितने हैं स्ट्रक्चर वो इनकम छुपाते टैक्स हैं। में लीगल इलीगल कुछ नहीं होता, उसके लिए लीगल इलीगल कुछ है, वो जो भी जहाँ भी मनी का फ्लो हो रहा है वो टैक्स के दायरे में मंदिर है। वाला तो सर लेकिन सर कोई फंडामेंटल राइट में तो एक है ना कि अगर हमारा कुछ सर्टेन परसेंटेज मेरा इनकम का जाता है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। नहीं, वो आपका जो छूट है वो मिलेगा, बाकी आपको इतना 2.5 लाख पे पर्सनल है और टीडीएस अलग है, उसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अलग है। SEZ के लिए है वो अलग है। लेकिन वो कानूनी कार्रवाई और होगा, ये नहीं कि आप 30% दे दिए तो वाइट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। उसका डिस्क्लोजर नहीं रहना ही तो ब्लैक मनी है। हाँ। सिंपल वही है कि टैक्सेबल है, टैक्स नहीं देते हैं, यानी कि आप छुपाते हैं उसको, है ना, दिखा भी नहीं रहे कि ये पैसा दिखा है। भी नहीं कि मेरे पास पैसा है तो टैक्स कैसे दीजिएगा, तो ब्लैक मनी हो गया। अब आप कमाने का जहाँ तक बात है तो सही बात है कि अरबियन कंट्री से कोई मॉस्क में फंडिंग हो गया और आपको पता नहीं है तो क्या है, टैक्स इवेजन ही है ना, वो ब्लैक मनी है ना कि आपको पता ही नहीं है आप में क्या फ्लो हो रहा है। धर्म के पर्पज से भी है तो वो भी हो जाएगा, उसका आकलन दिखाना पड़ेगा। लेकिन इतना आप ही है। दिखा करके धर्म के कल्याण के नाम पे कोई देता है तो वो अलग फिर चीज़ उसका है। स्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते वो हैं। अलग चीज़। चलिए, महिला आयोग के बारे में आप जानती हैं? यस सर। अभी मणिपुर के घटना को लेकर के महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग का क्या है, अधिकार क्या है? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं पता। कौन है अभी महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष? सर अभी का नहीं याद है, पहले रेखा शर्मा नहीं थी। है। चलिए, पहले वाले क्या नाम? रेखा शर्मा थी सर। चेंज हो गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, कब इंडिया में आया? मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ पता है? सर 93 में आया था सर। उसके पहले यहाँ क्या ह्यूमन राइट्स के वैल्यूएशन होता तो कौन देखता था? सर मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया। अपने आप बारे में बताएं अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। नाम नहीं बताना, नाम नहीं। कभी पूछा जाए तो नाम नहीं बताना, नाम सर मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई एन कॉलेज पटना से की, इकोनॉमिक्स में। कब किया आपने ग्रेजुएशन? 2017 में सर। और मैंने आफ्टर देन सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, 17 से जी सर। अभी तक क्या उपलब्धि रही आपका इसमें? सर एक बार मेंस यूपीएससी का मेंस दिया है मैंने, और 67 का भी मेंस दिया। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया सर। आपने हॉबीज में लिखा है रीडिंग मोटिवेशनल पोएम्स। जी सर। पोएम, प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर है? सर एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं पता फिर भी पोएम कुछ डिफरेंस है? और पोएम सर कंपोजिशन होता है आइडियाज़ का, जो कि रिदम में होता है। और प्रोज के बारे में आइडिया नहीं है सर, लेकिन अगर आप गेस करने के बोले तो कर सकते हैं। किस तरह के पोएम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश? क्या हिंदी सर। हिंदी पोएम्स। जी सर। कुछ बताएं किसका किसका पोएम आप पढ़े हैं तो याद हो? हरिवंश राय बच्चन जी का कविता पोएम पढ़े हैं सर। कौन सा? जैसे सर उनका मधुशाला में एक पंक्ति का एक पैराग्राफ है सर। पोएम उनका कैसे इंस्पायरिंग है? सर एक जो मेरे को लगा सर, उसका कुछ अंश एक है सर कि मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ के एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो सर मेरे लिए इंस्पायरिंग ये है सर कि डिफरेंट अलग अलग पीपल सर अलग अलग तरह के आइडियाज़ देते हैं, लेकिन आप अपने जो भी आपका गोल है अगर आप उस पर अडिग है तो आज नहीं तो कल आपको गोल वो अचीव हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको इंस्पायरिंग लगा है ना? जी सर। इनके अलावा और कोई? ये सर बच्चन जी के अलावा और कोई? अंधाई सर दिनकर जी का सर। दिनकर की कौन सा? रश्मि रथी का। रश्मि रथी की कौन सी पंक्ति है?
इंस्पायरिंग लगती है। सर किस्म की चेतावनी है तो उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको बताना चाहेंगे। सर वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। चलिए आगे ठीक है। छायावाद के कौन कौन से कवि हैं चार? सर इसके बारे में पता है। प्रेमचंद का कोई, चूँकि इतने राइटर्स बता रहे हैं तो प्रेमचंद जो कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके दो चार जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताइए। सर प्रेमचंद की कविता तो मैंने नहीं पढ़ा सर, लेकिन कुछ कविता तो लिखते नहीं थे वो तो। यस सर, वो गद्य लेखक थे। जैसे नमक का दरोगा मैंने कभी सुना है सर, पढ़ा है कि वो उन्हीं के द्वारा लिखा होता है। संस्कृति का 4 अध्याय का नाम सुने हैं आप? संस्कृति के 4 अध्याय उसके बारे में पता नहीं पता। किनका लिखा हुआ कुछ पता है? नहीं सर, नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। साहित्य का क्या रोल है मानव जीवन में? आप कविता पढ़ते हैं, साहित्य आजकल जैसे लोग साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, इस तरह के विषय पढ़ते हैं जिसमें कि प्रोफेशनली जिससे आउटपुट निकल सके। आज के इस व्यावसायिक जीवन में, व्यावसायिक दुनिया में साहित्य के क्या रोल रह गया है? साहित्य सर आज रिलेवेंट। यस सर, साहित्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा पहले भी था और अभी भी है। कैसे? सर साहित्य जो होता है वो कवि का जो भी लेखक होते हैं वो आम जनजीवन के जीवन पे आधारित होता है मुख्य रूप से। जैसे जो भी कविता है वो अपने टाइम के जो भी परिस्थितियाँ होती है, जैसे दिनकर हुए तो उस टाइम के जो भी परिस्थितियाँ थी देश में या फिर समाज की, तो वो उसको उस रूप में चित्रण करते हैं सर। तो साहित्य सर हमें वो तो आप बता रहे हैं कि वो साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है। जी सर। बट आज के समय में ये रिलेवेंट कैसे है? व्यक्ति को ऐसा क्या देता है? क्यों पढ़े साहित्य हम? साहित्य हमें हमारी हिस्ट्री को बताता है जो कि फ्यूचर के लिए ज़रूरी है सर। चलिए एक शैली का सुने हैं, प्लेजर ऑफ पेन इज मोर पेनफुल देन प्लेजर इटसेल्फ, सुने हैं ना? शैली का नाम सुने हैं आप? शैली कहाँ के कवि थे? बहुत बड़े कवि थे। कहाँ के थे? नहीं पता। शैली नहीं पता। ओके, अच्छा चलिए आप साहित्य से बाहर चलते हैं आपके साथ। आप हमें बताएं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन गोल होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट होता है, और उसमें सर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसको गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर काम करता है। कैपिटलिस्टिक का रेगुलेटर गवर्नमेंट होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का रेगुलेटर कौन होता है? सर वो मार्केट खुद होता है सर। मार्केट फोर्स गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यहाँ ना के बराबर होता है। लेसेस फेयर पॉलिसी जानते हैं आप? जी सर। लेसेस फेयर पॉलिसी किसका दिया हुआ है? सर ये एडम स्मिथ का दिया हुआ। क्या है लेसेस फेयर पॉलिसी? सर इसके मुख्य ये तात्पर्य ये है कि डिमांड एंड सप्लाई विल टेक फ्री हैंड इकोनॉमी, सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो लेसेस फेयर के आधार पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का उत्पत्ति हुआ। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसके प्रत्युत्तर में निकला। ये क्या है? सर कैपिटलिस्ट के काउंटर में एक सोशलिस्ट है, और उनका कहना था कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उसका जो कंट्रोल होना चाहिए वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, एंड देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल। तो भारत में क्या है दोनों में से? सर भारत में मिक्स्ड है सर, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सोशलिस्ट भी है। मिक्स्ड क्यों है दोनों में से? फिर हम दोनों में से कोई को नहीं लिए, मिक्स्ड क्यों ले लिए, मिक्स्ड क्यों कर दिए? सर क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी थी, रूरल बैकवर्डनेस था, और अभी भी इंडिया जो है सर रूरल बेस्ड इकॉनमी है। तो इस हिसाब से अगर हम मान लीजिए कैपिटलिस्ट, और कुछ सेक्टर है जहाँ से गवर्नमेंट पीछे नहीं हट सकती है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया सर, इन सब अगर प्राइवेट सेक्टर को फुल्ली छूट दे दिया जाए तो दे विल नॉट टेक। फिर सोशलिस्टिक बना लेते ना। तो सर सोशलिस्ट हो जाएगा तो फिर सर कंप्लीट
इक्वलाइजेशन ऑफ जो भी हमारे सोसाइटी में या जो भी हमारे कंट्री में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी अब फ्री अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो फिर उनके लिए जैसे सर वो एक क्यों वो नहीं करेंगे? सरकार करेगी सारा काम, क्या दिक्कत है? जो कैपिटलिस्ट हैं, जो उनका प्रॉपर्टी है, वो सब सरकार अधिग्रहित कर लेगी, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सरकार सारा काम करेगी, इसमें क्या दिक्कत है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी तो कई सारे देश डेवलप हुए हैं, जैसे आपने रशिया का देखा, चाइना का देखा, ये सब है ना। जी सर। तो क्यों नहीं भारत सोशलिस्टिक रास्ते पे चला, मिक्स्ड क्यों अपना लिया? सर कहीं ना कहीं इसका कॉलोनियल लीगेसी हम कह सकते हैं। ब्रिटेन कॉलोनियल लीगेसी, ब्रिटेन जो था सर वो ब्रिटेन अपने आप में कैसा इकोनॉमी है अभी? कैपिटलिस्ट है सर वो, तो इसलिए और कहीं ना कहीं सर हमारे, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो एक यूनिलैटरल को फिर रिप्रेजेंट करना था इकोनॉमी में ऑब्वियसली सर, क्योंकि मान लीजिए सर कोई कहीं किसी ट्राइब के हैं, तो उन पे अगर हम कोई किसी तरह के ट्राइब हो गए डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सर। अच्छा चलिए आप बताइए कि विश्व में अभी सोशलिस्टिक कंट्री कौन कौन सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाने वाले हैं? सर रशिया है, चाइना है। रशिया है एट प्रेजेंट? थियोरेटिकली तो है सर एट प्रेजेंट। यूएसएसआर जब तक था, प्रेजेंट रशिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। उसके अलावा बताइए, चाइना को आप थियोरेटिकली कहेंगे? थियोरेटिकली ही कहेंगे, प्रैक्टिकली वो भी नहीं। अच्छा कौन है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कौन इकोनॉमी अच्छा है? सर सबके अपने डिबेटेबल इशू है सर, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। आपकी नज़र में आप ऐसे बताइए कि आपकी नज़र में भारत के लिए जी सर कौन सा टाइप बेटर है? मिक्स्ड है सर, मिक्स्ड यानी कि जो चल रहा है वो बेटर है। यस सर बेटर है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम जो है वो मिक्स्ड से फिर शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटलिस्टिक की ओर, खास करके आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वी आर गेटिंग लिटिल बिट इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को हम बढ़ा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रहे हैं, तो फिर तो हम बीच में रहे नहीं, हम तो फिर इधर ही जो जा रहे हैं सीधे सीधे कैपिटलिस्टिक की ओर जा रहे हैं। नहीं सर मेरा ऐसा मानना नहीं है सर। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब होता है सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अच्छा। तो अगर सर गवर्नमेंट सारे काम करेगी तो सर गवर्नेंस पे कहीं ना कहीं तो इफेक्ट सारे पड़ेगा। काम कहाँ कर रही है गवर्नमेंट? तो कुछ भी नहीं करना चाह रही है, सारे काम की तो बात ही नहीं है। जब आप मिक्स्ड इकोनॉमी हैं तो आपको तो कुछ काम करना चाहिए ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तो सरकार का कुछ तो रोल होगा ना। यस सर, जैसे जो बेयर मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। एजुकेशन को भी आप प्राइवेट सेक्टर में आप डाल रहे हैं। आप जो कोर एरिया है हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दिस ऑल एरियाज गोइंग टू ना। और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट भी एजुकेशन का है, प्राइवेट एजुकेशन का। तो हम कैसे कहेंगे कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी वाले रास्ते पे टिके हुए हैं? आपका क्या व्यू है इस पे? सर अभी भी सर जैसे जो भी अफोर्डेबल सेक्शन है सोसाइटी के वो तो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं सर। अच्छा। लेकिन जो भी अनअफोर्डेबल है, जो कि जो ये तो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। यस सर। मैं ये बता रहा हूँ कि सिनेरियो जो है भारत इंडियन इकोनॉमी का। जी सर। तो ये जो सिनेरियो है, तो क्या ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आपका पक्ष है कि बेटर है, तो हम वहाँ पे टिके हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं झुक रहे हैं कैपिटलिस्टिक की ओर? सर उसको आपको ऐसा लगता है या नहीं? नहीं सर, झुकना नहीं कहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट के जो डिप्ट में जा रहे हैं, PSU जिसकी बात आपने की अभी। तो सर बेटर होगा सर उसको लिक्विडेट कर दिया जाए। अच्छा। बशर्ते कि उसको डिप्ट में और गवर्नमेंट जो है सो बेल आउट करते रहे। इससे अच्छा है कि सर उसको लिक्विडेट किया जाए, लायबिलिटी ना क्रिएट हो इसके लिए। तो ऐसे तो फिर सारा चीज़ आप बेच देंगे, फिर तो आप फिर एक दिन चले ही जाएंगे, कैपिटलिस्टिक बन ही जाएंगे। नहीं सर, जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा चलिए इस इशू को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप हमें ये बताएं कि जो ग्लोबल LPG का जो दौर रहा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ की जब बात करते हैं, तो उसका सबसे निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सबसे निगेटिव इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट मुझे बताइए ग्लोबलाइजेशन का, जो कि न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है? सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है सर, वो इनइक्वलिटी इंक्रीज हो गया है सर थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेरी गुड। और इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या माना जाए? पॉजिटिव में सर GDP ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है।
एज अ कंज्यूमर सर हमको फ़ायदा ये हो रहा है कि चीप गुड्स जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स इजीली अवेलेबल है चीप रेट पे सर। अच्छा, अब मिक्स्ड इकॉनमी थोड़ा सा बात हम करते हैं कि अफ़गानिस्तान सुने होंगे, बहुत न्यूज़ में रहा है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। जी सर। ये दाऊद खान जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय वहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकॉनमी थी, यूएसए से साठगांठ था। बाद में जब नूर मोहम्मद ताराकी बने तो वो सोशलिस्टिक इकॉनमी की ओर ले गए और उस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और फिर यूएसए वहाँ पे आया, कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया और फिर भी वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड हो गया। अभी इकॉनमी बहुत ख़राब है वहाँ का। तो ये देख रहे हैं कि कई कंट्रीज का ऐसे पर्सपेक्टिव है। हम एक कंट्री का एग्जांपल दिए, इंडिया में देख रहे हैं कि सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकॉनमी थी, सोशलिस्टिक से धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक की ओर बढ़ रहा है और मोर और लेस 70 to 80% कैपिटलिस्टिक हो चुका है। लेकिन वहाँ पे तो जस्ट जो स्थिति थी कैपिटलिस्टिक से सोशलिस्टिक बना और उसमें डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर हम कह रहे हैं कैपिटलिस्टिक में डेवलपमेंट हुआ। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब वहाँ पे ऐसा कैसे हुआ? सोशलिस्टिक में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ अफ़गानिस्तान में। उसका एक केस एग्जांपल लेकर के हम जानना चाह रहे हैं। आज जो कई तरह के टेररिस्ट स्टेट के रूप में वो हो गया है, तो क्या कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दोनों का फैक्टर है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए? और वैसे सर कोई भी आइडियोलॉजी अगर काम करती है तो वहाँ एक डेवलपमेंट होता ही है। ये तो सर डिबेटेबल इशू है कि कैपिटलिस्ट बेटर है कि सोशलिस्ट बेटर है, क्योंकि सर कोल्ड वार भी इसी से हुआ। और जहाँ तक सर अफ़गानिस्तान का सवाल है, अफ़गानिस्तान सर हिस्ट्री से सर वो अनस्टेबल रहा, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि सर वो ट्रेड रूट पे पड़ता है सर, सिलिकॉन रूट के ट्रेड रूट पे पड़ता है। तो सर इस कारण से सर वो अनस्टेबल रहा। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जो है वो वहाँ पे कंट्रोल करना चाहे अफ़गानिस्तान को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, क्योंकि सर ट्रेड रूट पे कब्जा करने के लिए। अभी का सिनेरियो ये है सर कि सोशलिस्ट इकॉनमी से कह ले या फिर कैपिटलिस्ट से कह ले, डेवलपमेंट तो सर वहाँ सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेरे हिसाब से सर उतना नहीं हो पाया जो और गल्फ कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। उसी का कारण है कि सर वहाँ सिविल वार या जो हर तरह का अनस्टेबिलिटी है। चलिए ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछें तो दूसरे। आप अकाउंटिंग सिस्टम में बारे में कुछ डेबिट क्रेडिट क्या होता है? सर डेबिट एंड क्रेडिट का नाम सुना? यस सर। क्या होता है डेबिट? क्रेडिट जो सर एज ए इनकम जो रिसीव करते हैं, और क्रेडिट समथिंग जो गोज आउट, मतलब हम खर्च करते हैं निकल जाता है हमारे खजाने से, सर उसको डेबिट कहते हैं। जो खजाने से निकल जाता है डेबिट सर। डेबिट। आप इन सेंस व्हाट कम्स? यस सर। विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? It will be credited, and what goes out it will be debited. What comes is credited. This is reverse way. You are speaking in reverse way. Yes sir. What comes? क्या आया? कोई सामान आया, it will be debited. जी सर। आपका पैसा क्या होगा? डेबिट होगा। What goes out? जो जा रहा है, आपका सामान जा रहा है, क्या होगा? क्रेडिट होगा, आपको पैसा है। सॉरी सर। What do you mean by BRS? BRS का नाम सुना है? VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सॉरी नहीं सुना। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। If you are selected as a auditor, you are assigned to audit a particular auditing unit. What are the points you will observe there?